अब तक नोट्स तो बनाने शुरू नहीं किए होंगे ना जेनेटिक्स के? नो मैम, नहीं। नो मैम। अभी से बनाना शुरू करो। जेनेटिक्स सबसे पहले हम लोग बोलते हैं भाई जेनेटिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने आता है। एग्जैक्टली जेनेटिक्स टर्म का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। जीन्स। जीन्स मैम, जीन्स दो एलील से मिलकर बनता है। इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Genetics is branch of science deals with heredity and variation. which deals with heredity and वेरिएशन। वेरिएशन। जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? मैम ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ जीन्स या कैरेक्टर लिख दूं? चलो जीन्स लिख देते हैं। वन जनरेशन टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ Inheritance. इनहेरिटेंस। व्हाट इज वेरिएशन? Ma'am, it is degree of difference Ma'am, between difference- progeny of same parent or Difference progeny between of parent. parent and progeny. अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सही है। अब देखो, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हेरिडिटी का मतलब है जीन्स का या कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। अभी ट्रांसफर होता कैसे है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं। ओवा के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे ही स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। मेल के जितने भी जेनेटिक उसके कैरेक्टर्स हो सारे उसके स्पर्म के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल के उसके ओवा के अंदर है। दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एक जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट जो बनता है मतलब जो न्यू बेबी बनता है उसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स होता है नहीं होता है? अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो। मेरे पास कौन है? मेरे पास साक्षी है, ठीक है। साक्षी की मम्मी के हेयर्स है कर्ल्ड, कर्ल्ड हेयर्स है और ब्लैक हेयर्स है। साक्षी के पापा के हेयर्स एकदम स्ट्रेट हैं लेकिन ब्राउन हेयर्स है। साक्षी की मॉम के हेयर्स कैसे बताया मैंने? मैम स्ट्रेट कर्ली और ब्लैक, ठीक है। उसके डैड के हेयर्स कर्ली और ब्राउन। तो हमारे पास जो साक्षी का हेयर्स बने वो कैसे आ गए? साक्षी के हेयर्स कर्ल कर्ल ब्लैक हो गए। अच्छा, थोड़ी इसके वेरिएशन थे। से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम जैसे मैम इसमें डोमिनेंट कर ले और मैम उसमें डोमिनेंस और रिसेसिव। एग्जैक्टली। दोनों को ही ट्रेट आए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? साक्षी के अंदर मदर से स्ट्रेट और ब्लैक दोनों का जीन आया होगा, डैड से कर्ल और ब्राउन दोनों का जीन आया होगा। लेकिन जब साक्षी के अंदर वो कैरेक्टर अपने आप को शो करने लगा तो हमारा स्ट्रेट छिप गया। कर्ल की प्रेजेंस में स्ट्रेट छिप गया, मतलब स्ट्रेट क्या हो गया? रेसेसिव। कर्ल डोमिनेंट हो गया। ब्लैक और ब्राउन में से कौन डोमिनेंट हो गया? ब्लैक। ब्लैक। डोमिनेंट हो गया। ये चीज आप लोगों को समझ में आती है? मैम ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मैम जैसे या तो मॉम के डोमिनेंट हो या फिर डैड की डोमिनेंट हो? हाँ, वो आप कैसे बताओगे? साक्षी के अंदर कैसा कैरेक्टर आया उस बेसिस पे बताओगे ना। मैम कभी भी कहते हैं उसके फादर पे गया, मदर पे गया, तो हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना भाई इसकी नाक मम्मी पे गई है, इसके बाल पापा पे गए हैं, इसका फेस Yes, दादा दादी ma'am. पे, दादा दादी पे भी कैरेक्टर्स चले जाते हैं। अब कैसे देखो कि हमारे जो साक्षी के डैड थे उनके कर्ल और ब्राउन हेयर्स थे और जो साक्षी के ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर के ब्लैक थे और कर्ल थे। सपोज इनकी जो मॉम है, मॉम के भी ब्राउन थे, एट और दोनों ब्राउन। के ब्राउन ब्राउन थे, ठीक है। अब साक्षी के ब्लैक हो गए। भाई कैसे साक्षी के ब्लैक हो गए हेयर्स? वो कैसे? क्योंकि हमारा
जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के ब्लैक थे, ठीक है, और जब डैड के अंदर ब्लैक वाला जीन आया वो छिप गया, वो अपने आप को शो नहीं कर पाया, लेकिन जब हमारी साक्षी के अंदर आया तो साक्षी के अंदर वो डोमिनेंट हो गया। मैम मतलब F1 जनरेशन में वो रेसेसिव था और F2 में वो डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट हो गया, ये भी पूरा एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को समझाऊंगी मैं अभी। मैम बट इसके मॉम के तो ब्राउन है और यहाँ पे मॉम के भी ब्राउन है, डैड के भी ब्राउन है, साक्षी के ब्लैक है, तो इसका मतलब साक्षी के अंदर जो ब्लैक कलर आया होगा कहीं और से निकल के आया है। नंबर शो क्यों नहीं हो पाते जो रिसेसिव होते हैं क्या बेटा? मैम? रिसेसिव मैम यहाँ पे ये तो एक्सेप्शन हो जाएगा ना एक्सेप्शन कैसे होगा? देखो जब आप इसको, मैम, अगर ब्राउन ब्राउन मिलके अगर नया टर्म लेके आ रहा है ब्लैक, तो मैम एक्सेप्शन केस में आ जाएगा। अरे वो तो नया brown नहीं तो- ला रहा, वो ब्लैक रेसेसिव था, वो F2 में आया। ब्राउन को स्मॉल बी लिख लिया, ब्लैक को कैपिटल बी लिख लिया। अब स्मॉल बी था यहाँ पे। अब ये जो फादर वाला मतलब ये जो हमारा, इसको कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लो, ये भी सपोज करो कैपिटल बी स्मॉल बी लिख लो। अब जो मेरा ब्लैक है, ब्लैक को लिख लो स्मॉल बी। अभी देखना इसका ट्री बना के जरा, ये बनेगा क्या? कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे ही बनाता है ना? यस मैम। ये क्या कलर दिखाता है? ब्लैक। ब्लैक। ये ब्राउन। देखना जरा, दो ब्राउन ये F1 जनरेशन। एक्सेप्शन है? नहीं है भाई एक्सेप्शन। नो मैम। 3 रेशो समझाऊंगी ये सारी चीजें अभी। अभी थोड़ा आगे आप इसलिए भाग रहे हो बिकॉज स्कूल में पढ़ के आए हो आप लोग ये चीजें। नहीं मैम, स्कूल में नहीं पढ़ा, ये 10th में पढ़ा था। मैम आ रही मेरे क्लास में तो ये। चलो सही है। चले आगे। यस। यस मैम। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा मेंडल के बारे में। मेंडलियन कॉन्सेप्ट। मेंडलियन कॉन्सेप्ट में मतलब हमारे मेंडल जो साइंटिस्ट थे, पूरा नाम क्या था इनका? पीछे वाला पेज दिखा ग्रेगोर जॉन मेंडल। अभी दिखा रही हूँ बेटा। ग्रेगोर बाद ये देखो। ओके मैम। जॉन मेंडल का बर्थ कौन से ईयर में हुआ था? 1822। 1822, ठीक है। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। यस, कॉटन पी प्लांट। पी प्लांट कब से कब तक किया था? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मैम है। 7 years 56 से 63 तक। कितने इयर्स हो गए बच्चों? 7 years। 7 years। 7 इयर्स हो गए, ठीक है। और फिर इन्होंने जो अपना एक काम किया, इसको पब्लिश कब कराया? 1865। फिर इनका काम जो था वो अनफेमस रह गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में इनके काम को रीडिस्कवर किया था। ऑरेंज। के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। कौन थे? Orange। Lawrence, Hugo de Vries और एरिक वॉन टेस्ला। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा है जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके बाद देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे?
मेंडल। Mendel, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, Morgan. ma'am, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, Mendel, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बैटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, Morgan, ma'am. PH। ये डेटा है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। मैम बैटसन की स्पेलिंग BATE। हाँ, BATESON, बैटसन। Then ma'am. चलो अब आ जाओ थोड़ा बेसिक चीजों पे। एक होता है टर्म कैरेक्टर, एक होता है टर्म, ट्रेट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैम 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 स्टेम हाइट जो वेरिएशन है इन वो करेक्टर इज कैरेक्टर है ट्रेट। और ट्रेट जो है वो टॉल और ड्वार्फ हो गया। जैसे उसमें करेक्टर आए हैं। मैम हाइट कैरेक्टर करेक्टर है और टॉल या टॉल डॉफ और मैम ड्वार्फ ट्रेट ट्रेट है। है। ये मैम कलर करेक्टर है, पर मैम ब्लैक हो या फिर थोड़ा रेड और स्किन व्हाइट टोन हो वो मैम ट्रेट है। ऐसे ही हमारे मटर के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए। कॉन्ट्रास्टिंग, एक बड़ा एक छोटा, एक मोटा एक पतला। जब दो कैरेक्टर्स या दो ट्रेट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। 7 कौन कौन से थे? सबसे पहले हाइट ऑफ प्लांट, फिर कोट कलर। पॉट शेप, एक एक करके बोलना। कंसिस्टेंस, सीड की शेप कैसे? राउंड राउंड एंड रिंकल। wrinkle, और रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन ग्रीन, येलो। येलो डोमिनेंट है रिसेसिव है? मैम इसमें रिसेसिव था, डोमिनेंट ग्रीन और येलो, येलो आएगा। मैम येलो रिसेसिव है। नहीं येलो डोमिनेंट है। आगे Pod color, पॉट का शेप ग्रीन एंड येलो। मैम वायलेट डोमिनेंट है ना इसमें। बेटा फ्लावर कलर है। पोड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड और फुल। और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर क्या है? white या फिर वायलेट वाइट। violet और white। फ्लावर पोजीशन Axial और एक्सियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल एंड एक्सियल। एक्सियल एंड एक्सियल डोमिनेंट है। यस मैम। yes यस ma'am। मैम। वेरी गुड। तो ये हमारे पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्या बोलेंगे इनको? 7 ब्रास्टिंग करेक्ट। contrasting characters taken by Mendel, मेंडल। मेंडल। मेंडल ने ये 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरे पास, मैम पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए।
ओके मैम। सबको हो गया? यस। What is the difference between gene and alleles? मैम एक जीन जो होता है 2 allele उससे मिलके बन जाता मैम जीन इज अ पेयर ऑफ allele. One gene Ma'am, equals to two gene is alleles. segment. Ma'am, gene is segment of DNA, or gene with contrasting traits are what alleles. ये जो होता है वो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे कैरेक्टर। कैरेक्टर को। एलील Trait को करते हैं. कंट्रोल करता है किसी भी Trait. ट्रेट को, ठीक है। जैसे कि सपोज करता है टॉल को हमेशा देखो जो डोमिनेंट होगा, अच्छा डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशंस तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। नो मैम। डोमिनेंट वो होगा जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, Yes. ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। और इसको हमेशा कैसे लिखेंगे? कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। अगर मैंने टॉल को लिखा कैपिटल टी से तो ड्वार्फ को मैं डी से नहीं लिखूंगी, स्मॉल टी स्मॉल टी से। राउंड को कैपिटल आर से लिखा तो इसको स्मॉल आर Small r से. कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल टी Small. स्मॉल आई Capital I. Capital B. मैम वायलेट कलर तो W होता है ना. हाँ वायलेट को डब्ल्यू से लिखना है और डब्ल्यू से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से लिखेंगे, रिसेसिव को तो ये जो मेरे पास ये सिर्फ एक है ना सिंगल, दिस इज एलील। लेकिन अगर मैंने कहीं पे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसको कंबाइन फॉर्म में मैं क्या बोलूंगी? ये है जीन एक। और अगर मैंने सिर्फ बोला कैपिटल टी तो ये allele एलील है। इसका मतलब दो एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, नहीं करते? यस मैम अब अगर मेरे पास एलील्स दोनों सिमिलर टाइप के हुए उसको बोलेंगे होमोजाइगस जाइगस। और कैपिटल वाले हैं तो मतलब Dominant है. Heterozygous. कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या लिखेंगे? अलग अलग है दोनों। Heterozygous. Heterozygous है. डोमिनेंट Dominant. स्मॉल टी को होमोजाइगस रिसेसिव Homozygous recessive. इस सबको, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में सबने पढ़ा है? Yes, ma'am. मैम एक बार स्लाइड दिखा दो. पीटी की स्लाइड दिखा दो मैम। मैम हो गया. क्रोमोसोम के बारे में सबको पता है? अच्छा चलो क्रोमोसोम से पहले थोड़ी सी और हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर। मीटर 2.2 मीटर। 2.2 मीटर डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट रहता है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स. डबल स्टैंडर्ड। अब इस डीएनए को राइट. ऐसे डीएनए है, इस डीएनए को मैं कॉइलिंग करा दूं ऐसे, इसको बोलूंगी क्या? क्रोमैटिन. क्रोमेटिन। और इसी क्रोमेटिन मटेरियल की अगर मैं पैकेजिंग ऐसे करा दूं, क्रोमोसोम. अब बच्चों हमें पता है
मेरा जो डीएनए होता है, डीएनए की कुछ ऐसे लेंथ होता है। डीएनए के अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, guanine, ग्वानिन, साइटोसिन, thymine, साइटोसिन और ये होगा इसके साथ आई मीन पॉलीफेज। ऐसे होता है। ये कौन से बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो हमारे डीएनए का एक स्पेशल यूनिट, डीएनए की अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज जीन या एलील। ठीक है, जीन और एलील ऐसे मत समझना कि कोई अलग से ऑर्गन है या कोई अलग से इंसान है या कोई अलग से बॉडी है। भाई जीन एलील कुछ नहीं है, डीएनए है। डीएनए पूरा, अब डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए बहुत बड़ा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए का एक स्पेशल पार्ट, डीएनए का एक स्पेशल पार्ट जो किसी चीज को कंट्रोल करेगा आगे जाके, उसी को मैं जीन बोल दूंगी, उसी को मैं एलील्स बोल दूंगी। ये होता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं। हमें पता है भाई डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन, और प्रोटीन ही हम आज जैसे दिखते हैं ना, हमारा जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे कैरेक्टर्स को। ये सारी चीजें आप इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या समझेंगे, देखो एक स्टोरी वाइज समझो। इसमें हुआ क्या था, मेंडल हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका बर्थ हुआ 1822 में, ऑस्ट्रिया के अंदर उनका बर्थ था। वो बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि भाई वो हायर स्टडीज के लिए कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा पाए। वो 1847 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए भी थे, लेकिन वापस से आके यूनिवर्सिटी में पढ़ के आके, आसपास में होता है ना कि स्कूल्स हो गए छोटे मोटे, वहां पे ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर। इन्होंने भी, उस टाइम पे स्कूल नहीं होते थे, उस टाइम पे मॉन्स्ट्रीज होती थी। ठीक है, एक मॉन्स्ट्री के अंदर वो एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया। और पता है ना, पढ़ने की जो सबसे अच्छी फेज होती है, टीचिंग वाली फेज होती है भाई। इतना आप खुद पढ़ते हुए नहीं सीखते जितना आप दूसरों को पढ़ाते हुए सीखते हो। क्योंकि पढ़ाते टाइम क्या होता है ना, हम खुद पढ़ते हैं तो हमारा एक माइंड होता है, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन सुन के मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे, मैं उनके आंसर्स दूंगी। जिनका आंसर्स नहीं पता होगा मैं उनके आंसर्स सर्च करके आप लोगों को दूंगी। तो एक साथ हम यहाँ पे अभी 22 स्टूडेंट्स हैं, तो 22 माइंड यूज हो रहा है एक टॉपिक पे। तो इसका मतलब उस टॉपिक के अंदर रिसर्च होने की, नई नई चीजें उस टॉपिक के अंदर से निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, एज कम्पेयर टू द कोई इंसान अकेले पढ़ रहे तो। यस मैम। है ना, ऐसे ही हमारे मेंडल साइंटिस्ट के साथ हुआ कि भाई वो क्या करे, उन्होंने एक मॉन्स्ट्री ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर, वहां पे जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप लोग जैसे स्कूल में जाते हो, आप लोग भी देखते हो टीचर कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंट आपको करा के दिखाते हैं लैब में। ऐसे ही ये भी करते थे। इन्होंने देखा कि भाई वहां पे एक, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाते थे ना, उस स्कूल के पास में एक पार्क था, और इनके जो फादर थे ना उसी पार्क के गार्डनर थे, गार्डनर टाइप से। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो डेली जाके बैठते थे वहां पे, वो बैठते थे आसपास के प्लांट्स को देखते थे, बस देखते रहते थे उनको। और भाई नोटिस किया उन्होंने एक दिन कि फील्ड के अंदर बहुत सारे मटर के प्लांट लगे हुए हैं। मटर के कोई प्लांट बड़े हैं, कोई छोटे हैं, किसी की शेप कैसी है, किसी की पोड़ का कलर कैसा है, किसी का सीड का कलर कैसा है, वो नोटिस करते रहे। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये आखिर क्या है कि एक जगह पे टॉली टॉल प्लांट है, एक जगह पे ड्वार्फी ड्वार्फ प्लांट है, कोई बीच की हाइट का प्लांट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से उनके माइंड में चीज आया कि आखिर टॉल प्लांट मैंने लिया, उसके सीड्स लिए, उसके सीड्स को क्रॉस कराया, तो टॉल ही प्लांट बनेगा या नहीं बनेगा?
दो टॉल को क्रॉस करा है, टॉल बन रहा है, नहीं बन रहा है। दो टॉल को क्रॉस करा है, ड्वार्फ बन रहा है, तो क्यू बन रहा है। ये सारी क्यूरियोसिटीज की वजह से इन्होंने पूरा का पूरा जेनेटिक्स किया था, सिर्फ एक पी प्लांट के फील्ड को देख के। तो अभी सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको ये भी नहीं पता था कि भाई जो बने हैं ना, जो मेंडल थे, उनके अंदर कैरेक्टर उनके पापा के आए होंगे। कुछ नहीं पता था उस टाइम पे लोगों को। यही से कॉन्सेप्ट आया कि जैसे पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए, ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अभी इस चैप्टर में सिर्फ हमें पता लगाना है कि कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पता लगाएंगे कि भाई इनहेरिट तो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, आखिर वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर होती है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से हम पेरेंट्स के सिमिलर दिख रहे हैं, या फिर उसके अंदर ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर वेरिएशंस आ जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग पता लगाएंगे इन चैप्टर्स में। आया थोड़ा थोड़ा सा बेस बन रहा है? यस मैम, यस मैम। चलो, तो मैंने बोला कि भाई डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो सब चीजें ना कोडेड फॉर्म में होती है डीएनए के अंदर। भाई डीएनए अपने अंदर, जैसे कि अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही तो होता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो जो स्पर्म आया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, उस स्पर्म के अंदर डीएनए ही था। उस डीएनए के अंदर फादर के सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन कोडेड फॉर्म में थे। फिर वो डीएनए से आरएनए बनवाएगा, मतलब क्या करेगा, उस कोडेड फॉर्म को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर आरएनए से अलग अलग टाइप के हम प्रोटीन्स बनवाएंगे, ताकि जो पेरेंट वाले कैरेक्टर है उनको हम शो कर पाए। ऐसे होता है यहाँ पे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर वही अलग अलग टाइप के प्रोटीन हमारे कैरेक्टर्स को शो करता है। अब आ जाओ आगे। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये जो क्रोमोसोम बता रही थी, क्रोमोसोम क्यों बताया भाई, जो मेरा क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, बिकॉज क्रोमोसोम के अंदर कुछ नहीं होता। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, डीएनए बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है ऐसे। तो इसका मतलब मेरा जीन जो है वो डीएनए का कोई छोटा सा पार्ट होगा या नहीं होगा यहाँ पे? यस यस मैम, मैम। यस मैम। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जहां पे जीन रह रहा है उसको बोलेंगे हम जीन लोकस। मेरे को सिर्फ ये डेफिनेशन बतानी थी अब। जीन लोकस मतलब जीन का घर, प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन लिव्स, वो जगह जहां पे मेरा क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाया जाता है। दिस इज नॉन एज जीन लोकस। आगे समझ? यस मैम। अब आ जाओ आगे। अब आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे, कि भाई हमारे मेंडल ने जो हमें इतना डिफिकल्ट सा जेनेटिक्स बना के दे दिया, कैसे दिया उन्होंने? जी स्लाइड में हाँ हाँ, स्लाइड देख लो। मैम हमारा क्रोमोसोम होता है, उससे पर्टिकुलर एरिया में ही होती है हमारी जीन्स। क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, क्रोमोसोम डीएनए की कॉइल्ड फॉर्म है सिर्फ, और डीएनए की वो जगह जहां पे जो चीज एक नए कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी उसको हम जीन बोलेंगे। तो जहां पे वो स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट है ना, उसको जीन लोकस बोलेंगे। ओके। मैम सिर्फ जीन लोकस में जीन्स प्रेजेंट होंगी सारी? हाँ, मतलब जीन लोकस कुछ नहीं है, वो जगह जहां पे जीन पाया जा रहा है उस जगह को जीन लोकस बोलेंगे हम। वो कहीं भी हो सकती है। तो मैम बहुत सारी होंगी ना जीन लोकस तो। हाँ, वो तो बहुत सारी होंगी एग्जैक्टली, कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन थोड़ी ना पाया जाएगा, बहुत सारे जीन्स पाए जाएंगे। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखो। अब इस एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली मत समझना, इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे समझना कि आप लोग एक फील्ड में बैठे हो सबके सब। आप लोगों ने क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया। अब टॉल प्लांट है भाई, आपको सामने से ही तो दिखेगा ना वो टॉल है। यस एक मैम। आपने ले लिया, अगेन प्योर टॉल। अच्छा एक चीज और बताना आप लोगों को भूल गई मैं, आई गेस आपको आशी मैम ने बताया भी होगा। एक टर्म होता है फिनोटाइप
जीनोटाइप। जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक। मैम फिनोटाइप को फिजिकल अपीयरेंस भी तो कह सकते हैं। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस खोल लो। ठीक है, तो मेरे को मैंने दो प्लांट लिए, मतलब आप फील्ड में हो अभी, आपने दो टॉल टॉल प्लांट ले लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इनका फिनोटाइप है। ये अब मैंने इनके सामने प्योर टर्म यूज किया, इसका मतलब क्या है? हम दोनों में कैपिटल टी ही मैम होंगे। दोनों ही डोमिनेंट होंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। अब आपके सामने कैपिटल टी मतलब एक टॉल प्लांट है, ठीक है, अब उस टॉल प्लांट को देख के क्या आप उसका जीनोटाइप बता सकते हो क्या होगा? नो मैम। नो नहीं मैम। बता सकते भाई, कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप यूज कर लेना, नहीं बता पाओगे उसका जीनोटाइप आपको, बिकॉज जीनोटाइप कुछ होता ही नहीं है। प्लांट प्योर टॉल है। हाँ, दोनों प्योर टॉल लिए मैंने, दोनों प्योर टॉल लिए। इनका क्रॉस कराएंगे, सेकंड स्टेप में क्या कराता है, इनके गैमीट्स बनवाता है, दोनों में से एक गैमीट निकल के आएगा, यस मैम, टॉल टॉल आएगा दोनों। तो क्या बनेगा मेरे पास? टॉल। अब ये जो प्योर टर्म पता है मैंने क्यों यूज किया, मैंने दो टॉल प्लांट लिए, उनकी क्रॉस करा दी, टॉल मिला, ये मेरे पास F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन में जितने प्लांट मिले, फिर से उनकी क्रॉस करा दी, फिर से सारे टॉल मिले, फिर दोबारा क्रॉस करा दी, मतलब मैंने एटलीस्ट 6 से 8 जनरेशन तक क्रॉस करा के देखा, तब मैंने उस प्लांट को नाम दिया प्योर। तो प्योर किसी भी प्लांट को हम कब बोलेंगे, जब हम उसकी रिपीटिवली क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, जिसमें मेरे को हमेशा सिर्फ और सिर्फ टॉल ही मिलेगा, उसको बोलेंगे प्योर टॉल, जिसमें सारे ड्वार्फ मिलेंगे, 100% डोमिनेंट मिलेगा, वो मेरा प्योर ड्वार्फ। प्योर मैम इसका टॉल। एग्जांपल क्या होगा प्योर टूल? क्या बेटा, दोबारा बोलो। यस मैम, एग्जांपल। एग्जाम्पल कुछ नहीं है बेटा, एक टॉल प्लांट लिया आपने अपने सामने, टॉल दिखना है, वो मैम दिख रहा है वो जैसे टॉल, आपने बोला मैम 8 साल तक उस वही टॉल होते रहेंगे मैम, कोई प्लांट है सर? वो तो बेटा क्रॉस करके, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, कोई भी टॉल प्लांट उठा लो, उसकी क्रॉस कराते रहो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक, अगर सारे टॉल मिल रहे हैं तो उसको बोल दो भाई ये प्योर टॉल है, वो तो मैम वेरी करेगा प्लांट टू प्लांट। मैम लाइक 10 टाइम्स अगर हमने क्रॉस करा दिया, उसके बाद अगर एक कोई भी आने के चांस होते हैं कि मैम शॉर्ट आ जाए? नहीं, अगर अगर कैरेक्टर चेंज होगा तो सेकेंड जनरेशन में ही हो जाएगा, सेकेंड या मैक्स टू मैक्स थर्ड, उसके बाद तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप सोच रहे हो भाई 10 जनरेशन के बाद 11वीं जनरेशन पे आके एक नया कैरेक्टर, ऐसा नहीं होगा, होगा तो सेकेंड या थर्ड, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट कराया, दिस वन इज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 सबको समझ में आया? यस मैम। तो इन्होंने इसको बोल दिया कि भाई ये मेरे पास क्या है, एक प्योर ट्रेट है। फिर इन्होंने लिया स्टेप 2, अब देखना इन्होंने स्टेप 2 में क्या कराया। स्टेप 2 में इन्होंने एक प्योर टॉल ले लिया और अब इसकी क्रॉस करा दी किसके साथ, प्योर शॉर्ट के साथ। कराना जरा। सारे कैपिटल क्या मिलेगी मेरे को, सारे टॉल। दिस वन इज F2। बेटा इस वाले स्टेप के लिए तो F1 है ना। फिर मैंने क्या किया, F1 जनरेशन के अंदर सेल्फिंग करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, इसका फ्लावर लिया और एक ही फ्लावर के बीच में उसी का पॉलन ग्रेन उसी का होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कराना जरा।
capital T, capital You T, don't get capital T, small t, capital T, small t, small t, small t. मैम इसका जीनोटाइप रेशो 1:2:1 आएगा ना? अगर इसका फिनोटाइप लो 3:1। 3:1। तो वन होगा और जीन का कैपिटल टी रेशियो 1:3। आप एक चीज सोचो। अब मैंने आपको एक चीज बोला था भाई एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले ही कि आप लोग अपने आप को इमेजिन करना आप लोग कहाँ हो, एक फील्ड में हो। आपने एक स्टेप लिया, 2 टॉल प्लांट लिए, उनकी क्रॉस कराई, सारे टॉल मिले। फिर वो जो सारे टॉल मिले उनकी वापस से सेल्फिंग कराया, तब भी टॉल मिले। कराते चले गए भाई, सारे टॉल मिल रहे थे। फिर आपने एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। उनकी क्रॉस कराई, तब भी सारे टॉल मिले। तो जो पहले एक्सपेरिमेंट में सारे टॉल मिल रहे थे और जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में सारे टॉल मिल रहे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा वो पता करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे पहली वाले में सारे F1 वालों की क्रॉस कराया, सारे टॉल मिले, यहाँ पे भी मैंने ऐसे F1 वालों की क्रॉस करा दी। अब यहाँ पे मेरे सामने कंट्रोवर्सी आ गई कि भाई मेरे पास 3 टॉल आ गए, एक ड्वार्फ आ गया। अब ये एक्सपेरिमेंट देख के मेरे माइंड में ये आया, भाई अगर इसको ड्वार्फ आना ही था, पहली जनरेशन में क्यों नहीं आया ये? सेकंड जनरेशन में ऐसा क्या हो गया कि भाई इसने अपना ड्वार्फ वाला कैरेक्टर दिखा दिया? मैम क्योंकि पेयर बन गया ना। क्योंकि पहली वाली जनरेशन में वो हाइड हो गया, रिसेसिव बन गया। सेकंड जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर ने मैम अपना हाइब्रिड बन गया ना शायद। हाँ, हाइब्रिड के अंदर बेटा वो जो कैपिटल टी स्मॉल टी वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर सेल्फिंग कराया हमने। भाई यहाँ से मेरे को ये पता चला कि टॉल का मतलब टॉल ही नहीं है। देखो टॉल का मतलब टॉल नहीं है भाई, दिखने में टॉल है वो, अंदर से क्या पता कैसा हो वो अंदर से कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमेशा कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल होगा, उसके अंदर 2 जीनोटाइप हो सकता है, या तो होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में भी क्या होता है, हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। हमेशा रिसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में छिपा रहता है, और जब उस छिपे हुए को चांस मिलता है ना अपने आप को शो करने, वो फटाक से सामने आ जाता है। यस मैम। और वो सेकंड जनरेशन अपने आप को शो कर देता है बस। तो इन्होंने देखा कि भाई हमेशा जब भी क्रॉसिंग होती है कैरेक्टर दोनों के आते हैं F1 जनरेशन में, बस डिफरेंस ये रह जाता है, एक दिखा देता है अपने आप को, एक छिप जाता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आके वो सामने आ ही जाता है। ये होता है, जैसे होता है ना कि किसी भी इंसान भाई झूठ कितना भी बोल लो, 1-2 दिन तक छिप जाएगा, एक दिन तो सबके सामने आना ही है। यही वाली चीज है। आ गया सबको समझ? रेशो। इसी क्रॉस को हम बोलते हैं आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिख लिया ना ये सब कुछ आपने? इसका अब इसका थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लो। ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये मेरे को 2 लॉज एक्सप्लेन करके देता है जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में भी आए। एक ने अपने आप को शो किया, एक ने अपने आप को हाइड किया। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और पहले पेरेंटल जो एलील्स थे, पेरेंटल जो जीन्स थे वो सेग्रीगेट हुए। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। ये मेरे को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला। देखना जरा कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन का मतलब है
कि जो गैमीट्स हैं कहाँ से आते हैं? ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, अपने साथ कुछ लेके आते हैं। हमें नहीं पता वो जीन है, एलील है, डीएनए है, क्या है। हमने बोल दिया कि गैमीट ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स विच मेक्स अ कैरेक्टर अपीयर। कैरेक्टर दिखाई देता है। मैम इसी को तो जीन कहते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमें नहीं पता ना भाई इसको जीन कहते हैं, जो अपीयर हो जाता है इन द नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल को नहीं पता था भाई, क्योंकि तब तक डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और डीएनए नहीं है तो जीन कहाँ से बोल ढूंढा था उस टाइम से। दिस समथिंग इज नोन एज, इस समथिंग को हमारे मेंडल ने क्या बोल दिया? फैक्टर। कि भाई कुछ ना कुछ फैक्टर ही अपने साथ लेके चल रहे हैं। और फिर इन्होंने इस फैक्टर के बारे में भी कुछ लाइंस लिख दी। इन्होंने बोला कि सर्टेन फैक्टर्स डू नॉट express their character in the individual but such factor change। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं तो चेंज हो गए हैं, वो चेंज नहीं हुए, वो आने वाली जनरेशन्स में अपने आप को शो करेंगे। दे में एक्सप्रेस इन लेटर जनरेशन। ये लिखो सब। डन मैम। मैम हाँ जी। मैम जैसे अगर कोई रेसेसिव जीन है पर वो F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो मैम फिर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, कोई भी क्रॉस बना के देख लेना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें रिसेसिव सेकेंड या थर्ड जनरेशन अपने आप को एक्सप्रेस ना करे। हो गया? ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आ जाओ, एक टॉपिक लिख लो पहले, डाई हाइब्रिड से समझने से पहले गैमीट फॉर्मेशन पे आ जाओ। अब तक तो गैमीट्स बनाना सिंपल था कि भाई कैपिटल टी है, कर दिए दोनों को अलग 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 अलग, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला केस आ जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? मतलब तीन, देखो, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, तीन जीन्स है, इनके गैमीट्स कैसे बनाओगे? मैम ए तोड़ के ए क्रॉस बी करवाना बी पड़ेगा। मैम तोड़ के क्रॉस करवाएंगे ने मैम, पहले ए का बी से, फिर बी का सी से, फिर ए का सी से। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास तीन जीन है, पता करना कि टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे कितने बनेंगे। तो फाइंड कर लो टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हैं हेट्रोजाइगस? 3। इसको बोलते हैं एन। तो एन की वैल्यू 3। फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन, एन इज इक्वल्स टू पावर 2 की पावर 3। गैमीट्स बनेंगे टोटल 8 गैमीट्स। अब तीनों हेट्रोजाइगस को अलग अलग लिख लो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले वाले को लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर आगे वाले को ब्रेक कर करके लिख लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे इस वाले को लिखो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी। देखो अब गैमेट्स,
कैसे बनाओगे? ये एक गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक ये बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एक ये बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एक ये बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये बनेगा। समझ स्मॉल ही ए, नहीं आया। किसी को समझ नहीं आया? मैम रिपीट कर दो, रिपीट आ कर दो। गया मैं। तो एक ही आ करो। गया। आ जाओ, दोबारा आ जाओ। देखो, ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया? यस मैम, ये तो आ गया। चल एक बार और बता देती हूँ उसको भी। मैम ये आ गया था समझ में। एक बार देखना, जो सबसे पहले वाला हेट्रोजाइगस पेयर होता है उसको अलग अलग लिख लो ऐसे करके, बाकी वाले जो है उनको ऐसे लिख लो। सेकंड वाले पे आओ, कैपिटल वी स्मॉल बी, ऐसे लिखो, कैपिटल वी स्मॉल बी। फिर नेक्स्ट वाले पे सबके साथ लिखना है स्मॉल ऐसे। से कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल से स्मॉल से। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? ऐसे, ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर इन दोनों की इसमें ऐसे, कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर इसकी कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर इसकी इसमें ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। फिर यहाँ पे आ जाओ, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल कैपिटल बी बी सी, स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। स्मॉल ए बी और देखना 8 बन गई क्या टोटल? यस मैम। यस मैम। ऐसे बनता है गैमीट्स। चलो एक गैमीट्स मेरे को बना के दिखाओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं क्या ए मत करो, चलो इस बार कैपिटल डी, इसके बनवाना। सबके सब चैट सेक्शन में लिख के बताओगे। और मैम ये रिपीट हो रहा है 2 बार एक ही। मैम रिपीट 4 पता है क्यों? बनेंगे ना मैम इसके। गैमीट्स 4 बनेंगे। रिपीट पता है क्यों हो रहा यस होगा? क्योंकि आपने होमोजाइगस वाले को भी ब्रेक करके लिख दिया होगा। होमोजाइगस वाले को भी नहीं करना है ब्रेक, ब्रेक सिर्फ हेट्रो वाले को करना है। कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे लिखा है। या फिर जो पहले वाला पैटर्न है इसी को फॉलो कर लो। मैम 4 बनेंगे ना इसके? कैपिटल ए कैपिटल बी, एक टी ऐड कर दो, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल बी, एक टी ऐड कर दो, स्मॉल ए कैपिटल बी टी ऐड कर दो, स्मॉल ए स्मॉल बी टी ऐड कर दो। ये बताओ किस किस के बने हैं? मेरे बन गए। होमोजाइगस मैम को मेरे, मैम मेरे बने हैं ऐसे। होमोजाइगस को स्प्लिट नहीं करना है, होमोजाइगस को सिंपली ऐड कर देना है। एक और बनाओ चलो। मैम ये दोनों कैपिटल है। बनाना जरा इसको। मैम ये दोनों कैपिटल है। मैम कैपिटल एक्स है क्या दोनों? हाँ दोनों कैपिटल एक्स है, दोनों कैपिटल मैम है। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके मैम।
जल्दी करो, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस सिखाना है। आगे मैम। डन मैम। मैम बस जो आपने पहले वाला कराया था उसमें ही एक्स और वाई मैम हो ऐड गया। करना था। ठीक है, यस मैम। सही है। अब आ जाओ डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है बच्चों? मोनो हाइब्रिड में एक ही मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर सिर्फ को दो मैम मोनो हाइब्रिड में करता है, F1 ही होता है और हाइब्रिड में डाई दो हाइब्रिड करता में है। F2 में होता है। मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराता है। एक प्लांट ले लिया जिसकी हाइट टॉल है, एक की ड्वार्फ, मतलब सिर्फ हाइट वाला कैरेक्टर लेके क्रॉस करा दिया। डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा रहे हैं। अगर जैसे कि मैंने ले लिया, एक तो ले लिया सीड का शेप और एक ले लिया सीड का कलर कलर। कलर। सीड का शेप राउंड, कलर येलो। येलो, ट्विंकल्ड ग्रीन। लिखना जरा, ये तो फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप। गैमीट्स मैम बनवाओ। राइट रेशो, मैम 9:3:3 बना देगा फिनोटाइप। अरे इतना एडवांस भी मत चलो। F1 जनरेशन। अब इसके गैमीट्स बनवाओ। कैसे बनवाओगे? आर कैपिटल स्मॉल वाई 4 बन आर जाएंगे। वाई आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई। बन गए गैमीट्स। अब मैम इन गैमीट्स से पुनेट स्क्वायर बनाओ। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। या यस मैम। हाँ जरा पुनेट स्क्वायर। क्या थे गैमीट्स? वाई आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। मल्टीप्लाई करो इनकी और मल्टीप्लाई करके मेरे को जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकाल के बता दो सबके सब। आप सोचोगे मैम जीनोटिपिक तो निकालते ही नहीं है इसमें, जीनोटिपिक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आता है, बट ट्राई करो निकालने का। करो।
अरे वाह, लक्ष्मी ने बना भी दिया जीनोटिपिक, पहले से बना के रखा हुआ होगा। यस मैम। नहीं तो अब सारे बच्चे यही ना। बना था, हाँ जी। स्कूल में बनाया था मैम आज यही। ओ तभी। करो इसको, फिर आप लोगों की छुट्टी। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मुश्किल से 4 क्लासेस लेंगे। कल हमारी क्लास है ना? हाँ मैम मतलब इस वीक में ये वाला चैप्टर Yes, ma'am. कंप्लीट। हाँ, इस वीक में चैप्टर निपटा दूंगी मैं आप लोगों का। एंड इवन ना हम आप लोगों को पता होगा सीयूईटी का एग्जाम है अभी मई में, तो यस मैं ना बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखवा रही हूँ। बट आप लोगों को तो स्कूल होगा ना अभी मॉर्निंग टाइम में। हाँ मैम। यस मैम, एक्स्ट्रा क्लास है हमारी। मॉर्निंग टाइम में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रखवा रही हूँ, आप लोगों को एक्स्ट्रा चैप्टर्स हो जाते हैं वहाँ से। मैम हमारी छुट्टी है मैम। मैम हमारी मैम छुट्टी नहीं मैम, एक्स्ट्रा मैम क्लास हमारी नहीं है ना। स्कूल बना दिया हमारे। मतलब 11 बजे तक है, आप उसके बाद रखवा सकते हो। हाँ मैम 11 बजे तक है। मतलब 11:30 11 की नहीं बात मैम, में। 11:30 तक है मैम। स्कूल हाँ 11:30 तक चलता है बस। मैम नहीं 11 मई मैम से कल 11:30 एक्स्ट्रा तक क्लास होगा। चल रही है ना मैम, गर्मियों की छुट्टी के। कब से है गर्मियों की छुट्टियां? नो मैम छुट्टी 9 मैम जून से मैम 9 छुट्टी जून नहीं से है वो पड़ेंगी हमारी, मैम। एक्स्ट्रा क्लास चल 9 रही है जून मैम। से पड़ेंगी मैम। 9 मैम जून से एक्स्ट्रा छुट्टियां क्लास पड़ है। जाएंगी। मैम ये तो मैम सर्कुलर आया हुआ है कि जो जो जिनकी कंपार्टमेंट है उन्हीं की लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, बाकी की छुट्टी दे रखी है हाँ मैम मैम, ने। नहीं, क्योंकि हमारे 9 स्कूल जून में से तो सभी छुट्टियां को पड़ बुला रहे हैं। जाएगी। कंपार्टमेंट है उनकी लगेगी, और जो प्रमोटेड हुए हैं उनकी भी लगेगी को एक्स्ट्रा क्लास। लगेगी। मैम हमारे स्कूल में सभी को बुला रहे हैं। यस मैम सभी को बुला रहे हैं, क्योंकि जो कंपार्टमेंट और प्रमोटेड हुए वो कम है ना बच्चे, इसके लिए सबको ही बुला रहे हैं। क्लासेस दे लेना एक्स्ट्रा क्लासेस। मैम कुछ कराते नहीं है, बस ऊपर से नीचे स्कूल में भगाते रहते हैं, टाइम ही वेस्ट करते हैं। मैम आप लिंक भेज देना, जो लेता होगा ले लेगा, मैम मैं ले लूंगा। नहीं मैम हम लोग को छूट जाएगा फिर। मैम हमें मैम से छूट हम भी जाएगा। साथ में लेंगे, फिर मैम हमारा छूट छूट जाएगा नहीं तो। मैम ने कहा है कि हो सकता है सभी बच्चों की क्लासेस लगेंगी। सभी की ही लगेगी। मैम 11:30 के बाद तो घर आ जाएंगे ना, अगर लगेगी भी तो आप 11:30 के बाद शेड्यूल कर लीजिए। नो देखना मैम, फिर पड़ेगा। दोपहर को और नींद आती है, दोपहर को मत करना। मैम हमारा कल फुल डे रहेगा, 1 बजे तक स्कूल से हम आएंगे, इसीलिए मैम अरे नहीं हो नहीं, पाएगा कल। अरे नहीं रख रहे हैं बच्चों, नहीं रख रहे हैं, डोंट वरी, नहीं रख रहे हैं। मैम हाँ जी। मैम मेरा डाटा खत्म हो गया, कभी लैपटॉप हो सकता है। ज्यादा इंस्टाग्राम मत चलाया करो। मैम मैं चलाता ही नहीं, मैम अपने आप खत्म हो जाता है, पता नहीं कहीं। बेटा अपने आप मैम खत्म नहीं क्लास होता। में लग जाता है मैम, 50 से 80% क्लास में लग जाता है। वर्क यूट्यूब फ्रॉम होम वाला पैक करके रखा करो हमेशा। 180 रुपीज का आता है वर्क फ्रॉम होम वाला पैक, जिसमें 1 मंथ के लिए 30 GB मिलता है विदाउट एनी लिमिट। मैम मैम लिमिट आती है 30 GB की। मैम कभी भी खत्म हो सकता है वो, अगर लगातार मैम हर रोज कर रहे हैं ना खर्च, एक दिन में अगर 5 GB हो रहा है तो मैम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम, उसमें बेनिफिट ये रहेगा ना, जैसे आज आपका डेटा फिनिश हो गया, उस 30 GB पहले तो आप अपना नॉर्मल वाला यूज करोगे डेली, 1 GB या 2 GB जितना भी आता होगा। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो वो वाला यूज कर लो, ऐसे होता है। अब संडे में क्लासेस नहीं होती, संडे में डेटा बच जाया करेगा। हम संडे को फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं यूट्यूब से। हाँ मैम, एक दिन में 5 GB कहाँ लगता है मैम बेटा? एक दिन में 5 GB कहाँ लगेगा। मेरा लगता है ना 10 से 12 GB लगता है डेली में। मेरा 1.5 GB है। मैम आप तो मैम लैपटॉप पे भी काम करते हो और स्लाइड्स बनाते हो, तो आपका तो लगेगा। वाईफाई इसीलिए लगाना बिना टीचर्स का, तो बिना वाईफाई के। अच्छा ये बताओ, ये टेबल फिल कर लिया ना, बातों में लग गए? मैम कर लिया, अभी आपको दिखाऊं मैं? यस मैम, कर लिया मैंने भी। कर लिया ना सबने टेबल फिल? चलो अच्छा। अच्छा एक और चीज ना बच्चों, देखो अभी ना थोड़े थोड़ी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहा करूंगी, जो हमारे बच्चों से मिल रहा है। पहली चीज, सबके सबने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बनना दे दिया है? नो मैम मैम। मेरा तो यस मैम जनरल बन ही गया। है।
मैम बेटा, इसमें जनरल वालों भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। मैम 8 लाख एनुअल इनकम। मैम अगर नहीं बनवाते ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो बेटा नुकसान तो कुछ नहीं है, बनवाने का फायदा बहुत है। अगर आपको 600 नंबर पे एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है जनरल वाले को, तो ईडब्ल्यूएस वाले को मैम कौन सा 580 सर्टिफिकेट? 580 पे मिल जाएगा बेटा ईडब्ल्यूएस। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम। आप अपने पापा से पूछ लेना, अगर पापा के पास होगा ईडब्ल्यूएस या किसी के घर वालों के पास होगा, उससे बन जाएगा। बट मैम बनवा लेंगे। है तो फिर अपना भी बनवाना पड़ेगा। 1 सेकेंड रुकना बच्चों। तो एक तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी का इनकम नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट। हाँ तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ही तो बनवा के रख मैम लेना। किसी ने मैम इनकम सर्टिफिकेट ही लगाया ना। इनकम मैम सर्टिफिकेट अलग सर्टिफिकेट होता तो है, बना हुआ है। इनकम वाला अलग होता है, ईडब्ल्यूएस वाला अलग होता है। 1 सेकेंड होल्ड करना बच्चों, मेरे को एक कॉल करना है, बस 1 मिनट रुकना। ओके मैम। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ना। हाँ तो वही वाला सर्टिफिकेट चाहिए मैम। बट स्कूल में तो जनरल लिख रखा है, फिर कैसे होगा? अरे वो अरे AWS का अलग से लगता है ईडब्ल्यूएस भाई। जनरल का ही होता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है वो। एनुअल इनकम 8 लाख से कम। हाँ एनुअल मंथली। हाँ नहीं अभी बेटा, लगाएंगे attendance भी। कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बात एक ही है, बट बनवा लेना सबके सब, ठीक है? नहीं तो फिर टाइम की टाइम आप लोगों को भागना पड़ेगा। मैम इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग होंगे दोनों? इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा बेटा, इनकम सर्टिफिकेट पापा का, जो इनकम है, जो इनकम करता है, अर्निंग